नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। इस पूरे बजट सेशन में एक विषय एक तरह से डोमिनेट करेगा, भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन। और इसके साथ साथ एक बड़ा विषय यह भी है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, इस बजट सेशन में इस समय शामिल नहीं है। हमारे साथ है जयराम रमेश, जो लोग समझते हैं एक तरह से राहुल गांधी के क्लोज कॉन्फिडेंट है। और साथ साथ जयराम रमेश जब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने ही ये भूमि अधिग्रहण प्रावधान जो है पार्लियामेंट में लाया था। जयराम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको कुछ स्पष्टीकरण दे दूं। जी ठीक है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री था जी जब ये अधिनियम बना था जी, पर यह कहना कि मैं राहुल गांधी जी का एक कॉन्फिडेंट हूं, एडवाइजर हूं, सलाहकार हूं, ये गलत है। आप राहुल गांधी के सलाहकार नहीं, उनके साथ काम करता हूं। मैं कांग्रेस का एक सांसद हूं, उनके साथ मैं काम करता हूं, पर यह कहना कि मैं उनके विचार पर प्रभाव है मेरा, वो थोड़ा लगता है कि आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं राहुल गांधी से। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। ये बताइए, शुरुआत वहीं से करते हैं। राहुल गांधी बजट सेशन शुरू होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन माना जाता है, कहते हैं मैं जा रहा हूं छुट्टी पर। किस तरह से छुट्टी पर नहीं जा रहे? लीव ऑफ एब्सेंस। लीव ऑफ एब्सेंस किसके लिए? किसके लिए आप बताइए। इसके लिए ताकि वो कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान, पुनर्जीवन लाने के लिए, कांग्रेस पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए, कांग्रेस पार्टी को क्या नई दिशा देने के लिए, क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए आगे के लिए, उस पर विचार करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए गए हैं। आत्मचिंतन करने के लिए आपको उत्तराखंड या ग्रीस या थाईलैंड इस तरह की चर्चा हो रही है, या तो वो विदेश गए हैं। ग्रीस और थाईलैंड तो आपके मन में है, मैं तो नहीं जानता हूं। जो अखबार में कहा जा रहा है, या तो वो उत्तराखंड गए हैं अखबार, या वो ग्रीस गए हैं, या थाईलैंड गए, लाओस गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आत्मचिंतन करने के लिए आप तो मई 2014 में चुनाव हारे, फरवरी का महीना 2015 का आ रहा है, अब आप बजट सेशन के टाइम पे आत्मचिंतन पर जाते हैं? देखिए, हाँ, ये बात सही है कि हम लोग सब अगर वो बजट सेशन में होते, हमको और भी प्रोत्साहन मिलता। यानी टाइमिंग गलत थी? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा अगर होते तो हमें प्रोत्साहन मिलता, पर मैं नहीं समझता हूं कि अगर वो यहाँ नहीं है, वो छुट्टी मना रहे हैं, कुछ वहाँ और कहीं जा रहे हैं, वो गए हैं कांग्रेस पार्टी की भविष्य के बारे में सोचने के लिए, और शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। और हम सब में यही उम्मीद है कि वो कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा देंगे। आप कह रहे हैं नई दिशा। आपके जो सहयोगी, आपके पार्टी के सहयोगी जो है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कहते हैं कि उनको नेतृत्व करना चाहिए पार्टी का। अब समय आ गया है उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक आक्रामक ढंग से नेतृत्व दिखाएंगे, और उनमें जो असली गुण हैं, उनके असली विचार हैं, वो उभर कर सार्वजनिक मंच पर सबको दिखाई देगा। यानी अध्यक्ष बनेंगे पार्टी के? नहीं, अध्यक्ष बनेंगे या उपाध्यक्ष कब तक रहेंगे मैं नहीं कह सकता हूं, कि वो निर्णय मेरे हाथ पे नहीं है। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि कभी न कभी वो अध्यक्ष बनेंगे, और जब वो अध्यक्ष बनेंगे, आप एक नए राहुल गांधी को जरूर दिखाएं। एक नए राहुल गांधी का मतलब क्या है? क्योंकि 10 साल से वो राजनीति में रहे हैं। हम लोग कहते हैं वो लोगों से संपर्क नहीं करते, जनता से संपर्क कम करते हैं, पार्टी से संपर्क कम करते हैं। भूमि अधिग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, मैं भूमि अधिग्रहण पर आ रहा हूं। पहले मुझे बताइए, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद ये भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था, भट्टा परसौल में उन्होंने एजिटेशन किया था। अब जब जंतर मंतर पर आपकी रैली होती है, राहुल गांधी तो दिखाई नहीं देते। जंतर मंतर में वो आखिरी रैली तो रही नहीं है। हमने भट्टा परसौल में रैली किया, अलीगढ़ में एक सभा हुई, जंतर मंतर में सभा हुआ, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग रैलियां होंगी पीसीसी और डीसीसी के माध्यम से। जब वापस लौट आएंगे, मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी इस आंदोलन, इस संघर्ष में पूरे तरह से जुड़ जाएंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं भूमि अधिग्रहण के मामले में उनके क्या विचार हैं। नहीं, सवाल ये है, आपने कहा कि भूमि अधिग्रहण पर बात कीजिए, मैं 1 मिनट और लूंगा राहुल गांधी पर। आप कह रहे हैं नए राहुल गांधी आपको दिखाएंगे देंगे। मुझे प्लीज बताइए, ये नया राहुल गांधी किस तरह का राहुल गांधी होगा? क्या होगा? क्या वो इस तरह के आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं जनता के सामने, मीडिया के सामने इंटरव्यू कर? मुझे विश्वास है कि आपको वो जरूर इंटरव्यू देंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि जब उनको पूरी जिम्मेदारी मिलेगी, वो जानते हैं कि राजनीति में कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ मिलना, लोगों के बीच में जाना, सुनना,
अपने विचारों को उनके सामने रखना, आलोचना सुनना, ये राजनीति में एक अनिवार्य चीज है। यानी वो मानते हैं कि उन्होंने गलती की है, ये क्षमता होनी चाहिए। यानी वो मानते हैं कि अब तक जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं वो उन्होंने गलती की। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन देखिए और राहुल गांधी की कम्युनिकेशन देखिए। नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन तो वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन कहाँ है? ट्विटर के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। जो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही सही है। कोई कभी उनसे कोई सवाल करता है क्या? मेरा आपसे ये कम्युनिकेशन माने टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसा आप और हम कर रहे हैं। लेकिन आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने माना है कि पिछले 10 साल गलतियां हुई हैं भाई, गलतियां हुई हैं, व्यक्तिगत तौर से गलतियां हुई हैं, संगठन की ओर से गलती हुई है, यूपीए सरकारों से गलती हुई, इसीलिए तो हम हारे हैं। अगर हम सभी हमने ठीक किया होता तो हम क्यों हारते? हम हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं, यह हकीकत है। और उस हार से हम सबक सीख रहे हैं। आसान चीज नहीं है ये 125 साल पुरानी पार्टी को बदलना, पर राहुल गांधी और हम लोग सब व्यक्तिगत तौर से हमें बदलना चाहिए और संगठन को भी परिवर्तन को देखना चाहिए। तो आप समझते हैं कि एक तरह से कांग्रेस, एक नया कांग्रेस हमें दिखाई देगा, ये नहीं कि जबकि जितने भी एनालिस्ट है कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में देखिए, झारखंड में देखिए, आप लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने बहुत गंभीर चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों को सफल तरीके से सामना करने के लिए बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, सोच में, विचार नेतृत्व में बदलाव कीजिए। राहुल गांधी कोई और नेता लाइए। नहीं, किस तरह से वो नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, किस तरह से नेतृत्व जनता के सामने जाती है, कम्युनिकेट करती है, जैसा आपने कहा, वो बहुत। और यही और गांधी परिवार ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा इस नेतृत्व की कमान संभालने के लिए कांग्रेस के सामने और कोई पर्याय नहीं है। हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं और कोई वैकेंसी तो नहीं है उन दो पोस्टों में। और हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं ना कभी, मैं नहीं कह सकता हूं कि अगले महीने होगा, कब होगा, क्योंकि वो जानकारी मेरे पास नहीं है, पर जब राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे तो मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि उनके पास एक मानचित्र है, एक रोड मैप है, एक एजेंडा है कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस की क्या सोच होनी चाहिए, कांग्रेस को जमीन पर क्या करने की जरूरत है, वो जानते हैं और वो जरूर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये तो सब जानते हैं, इसके लिए आत्मचिंतन करने की क्या जरूरत है? भूमि अधिग्रहण के बारे में आइए ना। चलिए भूमि अधिग्रहण के बारे में आते हैं। भूमि अधिग्रहण पर साफ ये है कि जिस तरह से अब विरोध पार्लियामेंट में हो रहा है, लोग कह रहे हैं ये अवसरवादी राजनीति शुरू हो गई। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी में भी कई लोग थे जो आपके आलोचक थे। आनंद शर्मा की जो चिट्ठी अरुण जेटली ने कल राज्यसभा में दिखाई, उसमें साफ है कि आनंद शर्मा जब कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था अगर ये भूमि अधिग्रहण आप लाते हैं तो ये इंडस्ट्री के खिलाफ होगा, मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ होगा। 2012 की चिट्ठी जी कि जो सुझाव थे, आनंद शर्मा जी वो मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे, उन्होंने जो सुझाव दिए थे, एक दो महत्वपूर्ण सुझाव शामिल किए गए हैं कानून में। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये शामिल किया गया है इस कानून में। तो ये बात सही है कि हमारी यूपीए सरकार में अलग विचार थे, क्योंकि यूपीए सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार थी, एक प्रधानमंत्री थे, अलग अलग मंत्री थे। एनडीए सरकार में एक प्रधानमंत्री हैं और कोई मंत्री तो है नहीं, सब संतरी हैं। और हमारे एक सरकार में सब लोग मंत्री अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखते थे, खुले तौर से बातचीत हुआ करती थी। एक जीओएम बना शरद पवार जी के नेतृत्व में, सब विचार आए, एक विचार नहीं था, हम लोग यूनानिमस नहीं थे, पर एक आम सहमति बनी कि ये नया कानून बनना है। और राजदीप, एक और चीज मैं बताऊं, 2 साल लगे, 2 सर्वदलीय बैठकें हुई, सारे देश में विचार विमर्श हुआ, स्थायी कमेटी को गई, 28 सिफारिशें आई, उसमें से 26 सिफारिश हमने मानी। स्थायी कमेटी जिसकी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, आज की स्पीकर, उन्होंने सिफारिश दी कि निजी कंपनियों को हरगिज भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, पीपीपी के लिए भूमि अधिग्रहण हरगिज नहीं होना चाहिए, पर हमने वो सिफारिश नहीं माना और हमने कहा 80% अनुमति और 70% अनुमति पीपी के लिए, उसके बाद आप अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन और ये एक बात मत भूलिएगा, ये कानून भूमि अधिग्रहण कानून है, भूमि व्यापार और जो आप खरीद सकते हैं
भूमि खरीद पर कानून नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, वही मैं, जब वो सरकार को वही मैं कह रहा हूं, जिस तरह से कानून बनाया गया है सरकार पर पूरा आपने एक तरह से सरकार को आपने व्यापारी बनाया है। सरकार को क्यों प्राइवेट अस्पताल के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत है? और हमारे देश में हकीकत यह भी है कि सरकारें जब 100 एकड़ चाहती हैं 1000 एकड़ अधिग्रहण करती हैं। सरकारें सार्वजनिक उपयोग के नाम पर अधिग्रहण करती हैं, तो सरकार को हटाइए पूरी तरह से, तो सरकार को पूरी तरह से हटाइए। मैंने पार्लियामेंट में कहा है राजदीप, आपने सुना नहीं होगा कि ये अधिग्रहण कानून अगले 15-20 साल तक होने चाहिए। उसके बाद अगर किसी को जमीन की जरूरत है, सरकार को जमीन की जरूरत है, हालांकि सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा को हटाइए, उसके अलावा अगर सरकार को जमीन की जरूरत है, निजी कंपनियों के लिए जरूरत है, आप जाके जमीन खरीदिए किसान से। आप नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरना चाहते हैं तो आपने एक मुद्दा उठा लिया, एक मुद्दा उठा लिया है। क्या है? नहीं, गलत ये है कि हमें घेरा जब हम सत्ता में थे, हम उनको घेरेंगे जब वो सत्ता में। यानी ये बदले की भावना हो गई है कि आप किस तरह से पार्लियामेंट को रुकवाएंगे। मेरे शब्दों को आप जेटली जी के समान ट्विस्ट मत करिए, स्पिन मत कर दीजिए। मैंने क्या कहा? हम राजनीतिक पार्टी हैं, ये हमें एक मुद्दा मिला है, ये काला अध्यादेश है। जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लाया गया हम उसके खिलाफ हैं। ऑर्डिनेंस के प्रावधान किसान विरोधी प्रावधान है, उसके भूमिहीन खेत मजदूरों विरोधी प्रावधान है, हम उसके खिलाफ हैं और इसीलिए हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं और हम बनाए हैं। देखिए, आखिर में सरकार के पास अगर बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ऑर्डिनेंस कानून में बदला जाएगा। हाँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि मैं जयराम रमेश की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ये लोकतंत्र में सरकार को जो सरकार चाहती है वही होगी, पर हमको भी सुनना चाहिए ना, हमारी भी विचार हैं। हम तो तानाशाही नहीं बने अभी तक। जयराम रमेश, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।